अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यह तासुर तेजी से उभर कर सामने आ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक तवील और थका देने वाली मुहिम में तब्दील हो चुकी है। जैसा कि अमरीका की जानिब से इब्तिदा में जिस जंग को ताकत के मुजाहरे और फौरी नताइज की उम्मीद के साथ शुरू किया गया था, वो अब सियासी, माशी और सिफारती पेचीदगियों में उलझती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हालिया दिनों में ट्रंप इंतजामिया के बयानात और इकदामात में एक वाज़े लचक नजर आने लगी है। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतजामिया अब इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है जो इब्तिदा में खुद उसने भड़काई थी। गो कि अमरीकी सदर की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि दरअसल अमरीका ईरान की ख्वाहिश पर मुज़ाकरात के लिए राजी हुआ है, लेकिन आलमी सफारती हलकों में यह सवाल मुसलसल ज़ेर बहस है कि आया ये वाकई ईरान की ख्वाहिश है या फिर जंगी थकावट ने अमरीका को मुज़ाकरात की जानिब धकेल दिया है। अमरीकी सदर की हालिया पॉलिसीज़ और बयानात का जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि वो इस जंग के बढ़ते हुए आलमी असरात को अच्छी तरह समझने लगे हैं। अगर जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके सबब आलमी मईशत को भी शदीद धचका लग सकता है और यूँ तेल की आलमी रसद में खलल, तिजारती रास्तों में अदम इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में कमी जैसे अवामिल आलमी मालियाती निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। अब अमरीकी सदर का कुछ रोज़ तक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला ना करने का फैसला दरअसल इस हकीकत का एतराफ़ भी समझा जा रहा है कि अगर ईरान के तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो उसके नताइज ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन हो सकते थे। अगर ईरान की तवानाई तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमला होता है तो इसके फौरी असरात आलमी तेल की मार्केट्स में शदीद झटके की सूरत में सामने आ सकते हैं। ईरान दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है और उसकी तेल और गैस की तनसीबात आलमी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। ऐसे में इन तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की सूरत में आलमी मार्केट में तेल की रसद अचानक कम हो सकती है, जिससे कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। इसके अलावा खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है क्योंकि ईरान यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई करता है और मुमकिन है कि वो खलीज में वाक़ई अहम बहरी रास्तों को भी मुतासर करता है। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ तेल बल्कि आलमी तिजारत के दीगर शोबे भी मुतासर होते हैं, जिसका असर यूरोप, एशिया और अमरीका तक महसूस किया जाता है। यही वो खदशात हैं जिन्होंने मुमकिन तौर पर ट्रंप को यह फैसला करने पर मजबूर किया कि फ़िलहाल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। ये भी एक अहम पहलू है कि अमरीकी सदर की जानिब से नरम बयानात और हमलों की मुअत्तली का ऐलान मुमकिन तौर पर आलमी मार्केट्स को पैगाम देने के लिए भी किया गया हो, क्योंकि अक्सर औकात बड़ी ताकतें सिफारती बयानात के जरिए मालियाती मंडियों को इस्तेहकाम का तासुर देने की कोशिश करती हैं ताकि सरमायाकारों में खौफ कम हो और कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव ना आए। लेकिन इस मामले में ये हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला ना करने का ऐलान किया तो तवक्को की जा रही थी कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका और कीमतों में सिर्फ मामूली कमी देखने में आई है और यूं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $109 फी बैरल से कम होकर सिर्फ $106 फी बैरल तक आ सकी है। इससे जाहिर होता है कि आलमी मार्केट अब सिर्फ बयानात पर एतमाद करने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़्यादा अहमियत दे रही है। तेल की कीमतों में मामूली कमी इस बात का इशारा भी है कि सरमायाकार अब भी इस जंग के मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। गो कि इस वक्त तवानाई तनसीबात पर हमले मुअत्तल किए गए, लेकिन कशीदगी ख़त्म नहीं होती और किसी भी वक्त सूरत हाल दोबारा ख़राब हो सकती है। यही वजह है कि आलमी मंडियों में इस्तेहकाम और मुकम्मल एतमाद बहाल नहीं हो सका है। इस सूरत हाल में ट्रंप का ऐलान वक्ती तौर पर दबाव कम करने की कोशिश तो हो सकता है, लेकिन इससे बहरान की जड़ें ख़त्म नहीं होती। दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मौखर करने के फैसले को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के तनाजुर में भी अहम समझा जा रहा है। जैसा कि हालिया महीनों में पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक सिफारतकारी का मुजाहिरा किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल आलमी राहदा करके खित्ते में अमन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रहनुमा बैक वक्त वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्तों में है और यही खसूसियत उन्हें इस बहरान में एक मुमकिन सालिस के तौर पर नुमाया बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने अमन की कोशिशों के तहत मुख्तलिफ आलमी दारुल हुकूमतों से भी राब्ते किए हैं, जिनमें तेहरान, रियाद, अबू धाबी, इस्तांबुल और ब्रसेल्स शामिल हैं। इन राब्तों का मकसद ये था कि खित्ते के अहम ममालिक को एक मुश्तरका सिफारती कोशिश में शामिल किया जाए ताकि जंग के दायरे को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। अब पाकिस्तान की यही सिफारती सरगर्मियाँ आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान के इस किरदार को नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी सराहा है। उनका इस हवाले से गुफ्तगू करने हुए कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत मस्बत पैगामात का तबादला मुमकिन हुआ और इसी मुमकिन मुआहदे की तरफ माइल करने के लिए अहम इशारे सामने आए हैं।
इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट सीनियर डिफेंस एनालिस्ट समरेश सालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कुछ मस्बत खबरें हैं, पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट है, अमेरिका भी पाकिस्तान के किरदार को एक्नॉलेज कर रहा है, मोतरफ है उसका कि मीडिएशन जिस तरीके से पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, और फिर हमने देखा कि ये जो 10 रोज़ के लिए मौखर किया गया इन अटैक्स को, ख़ासतौर पर तवानाई तनसीबात के ऊपर हमला ना करने का जो फैसला है, दिस इज़ अप्रिशिएटेड, लेकिन अभी भी मार्केट्स उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। गैर यकीनियत अभी भी नुमायां दिखाई दे रही है, अनसर्टेनिटी लूम्स एवरीवेयर। आपको क्या लगता है, ये जुज़ वक्ती है या ये कुल वक्ती साबित हो सकता है? रेहान, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, ये ज़माना है नैरेटिव्स का, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अलॉन्ग विद द नैरेटिव जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं प्राइसेस के ऊपर। वाइल बातचीत पॉजिटिव हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स जो उन्होंने मौखर किया अटैक्स को फॉर अनदर 10 डेज, ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन ये अकेले वो डिफाइन नहीं कर सकते मार्केट के ट्रेंड्स को, बिकॉज जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल है वो इस वक्त जो है वो चोक्ड है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो ये है कि लीडर की क्रेडिबिलिटी ऑल्सो मैटर करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डिली डेलिंग करते रहे हैं थ्रू आउट, कभी एक स्टेटमेंट कभी दूसरी स्टेटमेंट, और उनको अभी मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, बिकॉज जो क्रेडिबिलिटी है उसका भी इशू है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, एक दिन कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। सेकंड जो आपने बातचीत की कि ग्राउंड इंडिकेटर्स बताते हैं कि ईरान जो है वो अभी तक उसका अपर हैंड है, और जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अमेरिका और इजराइल आए थे वो दे आर नोवेयर नियर टू अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, बल्कि अमेरिका को रीग्रेस करना पड़ रहा है ऑन वेरियस इश्यूज। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो नहीं खलवा सके। पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया, बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इमर्ज हुआ है, बल्कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पीस, कि वो उस पाकिस्तान की कोशिश है कि अमन आए, लड़ाई को ख़त्म किया जाए। वेयर एज कन्वर्सली हमारा जो दुश्मन है इंडिया, दैट इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ वॉर और एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो वॉर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है, और यही वजह है कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसने इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली पाकिस्तान के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट को नहीं बोलनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूस गेन है स्टार्टिंग फ्रॉम May 25 ऑनवर्ड्स, और इंडिया के लिए कंटिन्यूसली सुक्की का सामना है और एम्बेरसमेंट का सामना है, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी बातचीत में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। Now what are you looking at, sir? ये जो पॉजिटिव साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या बताते हैं? क्या ईरान कन्विंस्ड है? ऑल्दो पब्लिकली तो उसको उन्होंने निगेट किया, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट करके भी कहा कि हमारे से तो शायद तरलों और मिन्नतों के ऊपर और नीज़ है कि बातचीत की जाए, लोगों को ये कहा जा रहा है कि, लेकिन पब्लिकली ईरान कह रहा है कि नहीं, वो किसी सूरत भी जो है वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा अपने, और फिर शराइत भी बहुत सख्त रख दी हैं। तो आपको माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, उसके लिए फ़ज़ा पैदा होना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना दोनों तरफ बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो माहौल बनता हुआ आपको रियल टर्म्स में नज़र आ रहा है? देखिए, हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इस वक्त किसका अपर हैंड है, ईरान का है या अमेरिका का है। और दूसरा ये है कि क्या जंग शुरू होने से पहले जो एक इक्वेशन थी ईरान और यूएस की ऑन नेगोशिएटिंग टेबल, वो जंग के जितना जो कुछ अभी तक हो चुका है उसके बाद किसकी फेवर में गई है। मेरे नज़दीक अब जबकि बातचीत होगी तो ईरान की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू बिफोर द वॉर, क्योंकि ईरान मेरे नज़दीक इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी खेल रहा है और वो इन्फ्लिक्ट कर रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर ऑन इट्स राइवल्स। सो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ज़्यादा कीननेस उसके साइड पे होगी जो कि रिवर्सल्स फेस कर रहे हैं, और वो अमेरिका और इजराइल है। मैंने पहले कहा कि नैरेटिव का ज़माना है, इसमें तो वन कैन से एनीथिंग, मतलब उसमें हमें कोई मेरा ख्याल है वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और कता कलामी के लिए माजरत सर, एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न, तो यूएस का तो ये वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे वांटेड टू, कि उन्होंने रिजीम हटा दी और फिर अब जो रिजीम है दे आर मोर फ्लेक्सिबल, बातचीत हो सकती है। उन्होंने क्रिपल कर दिया ईरान को, उनकी बहरिया को भी, उनकी फ़ज़ाइया को भी,
और बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो द वॉर इज ओवर नाउ फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, और नैरेटिव उनका यही है कि दे हैव अचीव्ड। तो ये किस हद तक दुरुस्त लगता है आपको? देखिए, वो डेफिनेटली यही करेंगे, वो तो अपनी डिफीट को नैरेटिव के थ्रू विक्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। ये तो सेकंड डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था कि मैंने जंग जीत ली है, जब उन्होंने ब्रिटेन को कहा था कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या देखें, ऑन ग्राउंड नेवल सुप्रीमेसी गॉन, एयर सुप्रीमेसी गॉन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज्ड, और एलाइज कोई भी नहीं खड़ा अमेरिका के साथ। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी सरप्राइजिंग बातें हैं कि हमने अभी एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने उनकी तमाम लीडरशिप को उड़ा दिया है, तो देयर इज़ नोबडी टू टॉक टू। क्या ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम है? रजीम चेंज से अगर ये मुराद था कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई को हटाना है, तो वो तो दैट इज़न्ट रजीम चेंज। रजीम चेंज तो वो लाना चाहते थे कि वो जो एक्स किंग थे ईरान के, उनके बेटे को लाना चाहते थे, रजा शाह पहलवी के बेटे को। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रजीम तो वही चल रही है, सिर्फ एक उनके जो टॉप पर्सनालिटी है वो जो है वो डिकैपिटेट हुए हैं। तो मेरे नज़दीक ये बड़े ही बेहंगम और अनजस्टिफाइबल क्लेम्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपनी एम्बैरसमेंट को कवर करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी जहाँ तक आप आगे की बात करते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडिएटर्स कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हैं, कि हाउ मच दे कैन प्रिवेल अपॉन बोथ द पार्टीज टू बी रीजनेबल और टू बी वेरी जस्ट इन द डिमांड्स। क्योंकि जब मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स होंगी दोनों तरफ से, तो फिर चांसेस ऑफ पीस के कम हो जाएंगे और वॉर की रीइनिशिएशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों चूंकि एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि कोई ना कोई पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा इसका। देखिए, टेबल पे तो सर मैक्सिमम चीज़ें ही रखी जाती हैं जब आप नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, ताकि मैक्सिमम रखें तो फिर मिनिमम अचीव किया जा सके। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है जो दोनों को काबिल कबूल हो? क्योंकि ईरान ने जो कंडीशंस रखी हैं, बज़ाहिर तो लगता है कि वो नाकाबिल कबूल हैं, या वो बहुत ही हार्ड लाइन है, बहुत सख्त हैं। वो आबनाए हुर्मुज़ का फुली कंट्रोल जो उनको शायद कबूल नहीं है, फिर वो हट जाने की बात भी कर रहे हैं, फिर वो फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम अचीवेबल एजेंडा क्या है? देखिए, जो मैक्सिमलिस्ट में मैं आपको कहूँ तो सबसे सीरियस जो अमेरिका का लॉस हो सकता है, जो ईरान की डिमांड है कि जी आप अपने बेसिस यहाँ से निकालें मिडिल ईस्ट से, वो किसी सूरत में नहीं हो सकता, बिकॉज दैट वुड मीन लीविंग इजराइल एब्सोल्युटली ऑन द मर्सी ऑफ दीज अरब वर्ल्ड। एंड सेकेंडली, अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस रीजन से, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो मिनिमलिस्ट की अगर बात करूँ मैं, तो मे बी एक तो ये है कि सैंक्शंस किसी फॉर्म में एक रिलीफ मिले ईरान को, जो अभी तक लगी हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें 1 माह के लिए गुंजाइश दे चुके हैं कि वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में उसको बेहतर किया जा सकता है एज अ परमानेंट फीचर। सेकेंड ये है कि जो ईरान का क्लेम है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर उनके कोई ना कोई राहदारी के ऊपर कोई ना कोई उनके चार्जेस होने चाहिए। बाकी इस तरह के पैसेजेस जो हैं दुनिया में उस तरीके से चार्जेस हैं, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कमिटमेंट दी जा सकती है ईरान को कि उनके सर पे ये तलवार नहीं लटकेगी कि 2 साल बाद फिर एक और नया लीडर हो ईरान यूएस में और दोबारा से ईरान के ऊपर चढ़ाई की जा रही हो। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर ईरान को अगर एश्योरेंसेस मिल जाएं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और उनकी दे कैन ईज देयर पॉपुलेस बिकॉज ऑफ अर्निंग सम मनी, तो मेरा ख्याल है कि दिस कैन बी अ वर्केबल सोल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस इशू पर मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मैदान जंग की घन गरज के साथ साथ सफारती महाज भी पूरी शिद्दत के साथ सरगर्म दिखाई देता है। चंद हफ्ते पहले तक जो माहौल मुकम्मल जंगी बयानिए से भरपूर था, अब इसमें अचानक एक नया जाविया शामिल हो रहा है और अमरीकी सदर के बयानात और इशारे ये जाहिर कर रहे हैं कि वाशिंगटन शायद इस जंगी दायरे से निकलने के लिए जवाब तलाश कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाला अमरीका का करीबी इत्तेहादी नेतन्याहू इस मुमकिन जंग बंदी के मंजरनामे से खासा परेशान दिखाई देता है। यही वजह है कि आलमी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इजरायली क़यादत को खदशा है कि कहीं ट्रंप अचानक ही जंग बंदी का ऐलान ना कर दें। दरहकीकत इस खदशे के पस मंज़र में ख़ित्ते की ताकत की सियासत, दाखिली सियासी मफादात और आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की पेचीदा परतें छुपी हुई हैं।
अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि अमेरिका और इसराइल के मफादात इस मरहले पर मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की जा रही है। इब्तदा में ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाइयों और दबाव की बात करने वाले ट्रंप अब ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर मुनासिब मुआहिदा हो जाए तो जंग को रोकना भी मुमकिन है। और अमरीका की जानिब से एक 15 नुकाती मनसूबा ज़ेरे गौर है जिसके ज़रिए ईरान के साथ किसी न किसी सतह पर समझौते की राह निकाली जा सकती है। गो कि ये मनसूबा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाया, लेकिन इस पर पेशरफ्त जारी है और इसी पेशरफ्त ने इसराइल के अंदर तशवीश को जन्म दिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़यादत को खदशा है कि अमरीका शायद मुकम्मल और तफसीली मुआहदे से पहले ही किसी अबूरी जंग बंदी का ऐलान कर दे। इसराइली हुक्काम के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी परेशान कुन है क्योंकि उसके नज़दीक ईरान के खिलाफ जारी दबाव को मज़ीद वक्त जारी रखना ज़रूरी है ताकि स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल की जा सके। यही वजह है कि इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ईरान के अंदर अहम अहदाफ की फहरिस्त भी तैयार की जा चुकी है ताकि किसी मुमकिन जंगबंदी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल किया जा सके। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इसराइली वज़ीर आज़म मुमकिन जंगबंदी से इतना परेशान क्यों है। तो इसकी बुनियादी वजह इसराइल की सिक्योरिटी हिकमत अमली है। इसराइल तवील अरसे से ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देता आया है। तेल अवीव की स्ट्रेटेजिक सोच ये है कि ईरान के अस्करी और जौहरी ढांचे को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किए बगैर जंग रोकना मुस्तकबिल में मज़ीद बड़े ख़तरात को जन्म दे सकता है। अगर जंग बंदी जल्दी हो जाती है तो इसराइल को खदशा है कि ईरान ना सिर्फ अपनी अस्करी सलाहियत को बहाल कर लेगा बल्कि ख़ित्ते में अपनी इत्तेहादी क़ुव्वतों को भी दोबारा मुनज़्ज़म कर सकता है। यही वो खदशा है जिसकी वजह से इसराइली क़यादत चाहती है कि जंगी दबाव उस वक्त तक जारी रहे जब तक ईरान की ताकत को इस हद तक कमज़ोर ना किया जाए कि वो तवील अरसे तक इसराइल के लिए ख़तरा ना बन सके। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है और वो पाकिस्तान का किरदार है। इस वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया है जो दोनों के दरमियान सफारती राब्तों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद की कोशिश ये है कि जंग के दायरे को मज़ीद फैलने से रोका जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए किसी काबिल कबूल हल तक पहुँचा जाए। लेकिन इसी दौरान ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब बमबारी का वाक़या सामने आना कई सवालात को जन्म देता है। वो कि इस हमले में पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला महफूज रहे, लेकिन ये वाक़या महज इत्तफ़ाक़ नहीं लगता। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सफारती सतह पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है, ऐसे में सफारत खाने के करीब हमला होना एक संजीदा इशारा भी हो सकता है। अब इस वाक़े के मुख्तलिफ ज़ाविये, एक इम्कान यह है कि हमला किसी मकामी या जंगी कार्रवाई का नतीजा हो जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान से ना हो, लेकिन एक दूसरा ज़ाविया भी कि ये पैगाम देने की कोशिश हो सकता है कि ख़ित्ते में सफारती मुदाखलत को हर फरीक यकसा नज़र से नहीं देख रहा है, जबकि कुछ आलमी मुबसरीन इस इम्कान की तरफ भी इशारा करते हैं कि ख़ित्ते की पेचीदा सियासत में ऐसे इक़दामात बाज़ औक़ात सफारती कोशिशों को मुतासर या सबूताज करने के लिए भी किए जाते हैं। गो के इस हवाले से कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ जारी दबाव को कमज़ोर करने वाली किसी भी सफारती पेशरफ से खुश नहीं होगा। ऐसे में ये सवाल उठना फितरती है कि आया पाकिस्तान की सालसी को मुतासर करने के लिए किसी सतह पर दबाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सेहूनी रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त सिर्फ खारजी महाज पर ही नहीं बल्कि दाखिली सियासत के मैदान में भी एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। इस वक्त डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस वक्त इस जंग का आगाज़ हुआ तो प्राइमरीली ज़ाहिर है इसराइल का दबाव अमेरिका के ऊपर भी था कि वो ये प्रीएम्प्टिव, जिसको वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, वो करें ईरान पर। लेकिन अब अमेरिका का मौक़िफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप के मौक़िफ़ में लचक नज़र आती है। वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, 15 नुकात पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल है, उसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी हमारे सामने हैं। फिर उसका एक अहम जो हिलाई भारत है, हमसाया मुल्क है हमारा, उसकी भी जो तकलीफ़ है, दर्द है, पीड़ा है, वो भी देखी जा सकती है। तो क्या सेम पेज नहीं है इस वक्त इसराइल और अमेरिका के माबैन? देखिए रेहान, इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है ना, तो दुनिया के अंदर जब आप जंगों की तारीख का मुतालिया करते हैं तो जंगों का आगाज़ करना जो होता है ये जर्नैल या क़यादतें या सदूर के हाथ में होता है। लेकिन जब कोई जंग अपना मोमेंटम पकड़ लेती है तो फिर वो मोमेंटम जंग को कंट्रोल करती है। वो मोमेंटम जो जंग का होता है वो सदूर को, क़यादतों को, जर्नल्स को और आलमी जो मुबस्सिरीन होते हैं उनकी रायामा को भी जो है वो ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। और इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो उस नहज पर पहुंच चुकी है जहां पे दोनों फ्रीकैन जो हैं, मैं इसको अमेरिका और ईरान की जंग ही कहूंगा, क्योंकि इजराइल जो है वो कभी भी इसके अंदर ना पीस चाहेगा। और जब इसके अंदर पीस की बात होगी, निगोशिएशन की बात होगी, नेतन्याहू जो है वो उसको सबोताज करने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, अब जिस नहज पे ये जंग पहुंच चुकी है वहां पे अब दोनों फ्रीकैन ने अपने अपने जो प्रपोजल्स हैं और अपनी जो कंडीशंस हैं और शराइत जो हैं वो एक दूसरे के सामने रखनी है।
और यही वो मुश्किल तरीन मरहला होता है दुनिया के अंदर जंगों की तारीख में, जहां पे किसी एक फरीक ने घुटनों पे आना होता है, किसी एक फरीक ने ऐसी शराइत को कबूल करना है जो अल्टीमेटली उसके लिए एक जिल्लत का सबब बन सकती हैं, डिग्रेडेशन का सबब बन सकती हैं और आलमी सतह पर उसका जो स्टेटस है उसको बहुत हद तक चैलेंज कर सकती हैं। और यही वो मरहला होता है जिसके ऊपर रियासत जो है वो बजाय इसके कि वो जंग बंदी की तरफ आए, वो जंग को कंटिन्यू करना जो होता है उसके लिए वो ज़्यादा फिजिबल उसको समझती है। इस वक्त जो शराइत ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं और जो शराइत अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं, उन शराइत का जब हम मुतालिया करते हैं तो मुझे ये खदशा है कि इस वक्त किसी एक फरीक को पीछे हटना है। और वो फरीक कौन होगा जिसने पीछे हटना है? ईरान अपना बहुत कुछ ऑलरेडी खो चुका, 40 साल से वो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना कर रहा था और वो ईरान जो है वो जून के अंदर भी 12 रोज़ा जंग लड़ चुका है और इस वक्त भी उसका जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए 15,000 से ज़ायद जो बड़े बॉम्ब हैं वो इजराइल और अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त ईरान के ऊपर उसके अटैक्स कर चुकी हैं और आखिरी वो उसकी एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए उसने 48 घंटे का और पहले में अल्टीमेटम दिया और उसके बाद वो उसने कोई 6-8 दिन जो है वो मजीद बढ़ा दिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है ना, आप कतन उसके उन अल्फाज को उन मीनिंग्स में मत लें जिन मीनिंग्स में वो बात की जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम निगोशिएशन करना चाहते हैं और ईरान को किसी डील पर आना चाहिए तो वो एक कवर होता है अटैक करने के लिए। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अल्टीमेटम के नतीजे में कोई आप पे हमला नहीं करने जा रहा बल्कि अगेन आपको सरप्राइज देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ऑलवेज लव टू सरप्राइज द वर्ल्ड और वो हमेशा ना सिर्फ अपने कैबिनेट को बल्कि इंटरनेशनली जब वो जो बात कहता है कतन उसका मीनिंग वो नहीं होता, जो मीनिंग ज़ाहरन जो अल्फाज हैं वो अदा कर रहे होते हैं। तो इस वक्त उसने अगर कहा है कि 8 दिन का मैं या जो ईरान को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं या मजीद हमने डेट को एक्सटेंड कर दिया है तो इसका मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट की हैसियत से ये समझता हूं कि ये एक टाइम को बाय करने की स्ट्रैटेजी है। देखिए अगर आज जंग बंद हो जाती है तो अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका जो है उसकी जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है वो दांव पे लगी हुई है। अमेरिका की जो ग्लोबल मिलिट्री पावर का जो एक ओरा बना हुआ था पूरी दुनिया के अंदर वो चैलेंज हो रहा है। और इस सिनारियो के अंदर कि अब अगर जंग खत्म होती है तो ईरान इस रीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बन के सामने आएगा। इस वक्त जितने भी खलीजी ममालिक हैं अल्टीमेटली उनको ईरान की फेवर के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करना है। इजराइल जो है जिसने इतने जतन किए गुज़िश्ता 50 सालों से कि इस ईरान को हमने ख़त्म करना है, अगर आज ये जंग ख़त्म होती है तो वो इजराइल दोबारा से कभी भी ईरान को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर फिर ये जंग कैसे खत्म कर सकता है अमेरिका या इजराइल? देखिए पोजीशन ऑफ वीकनेस इस वक्त है किसकी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जंग खत्म नहीं होने जा रही। अमेरिका जो है वो 8 दिन गुजरेंगे, अमेरिका की जो अगली स्ट्रैटेजी होगी, जिस दिन पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर इन अहदाफ को प्रिसाइजली जो है वो हासिल कर सकते हैं, हम खारग आइलैंड के ऊपर जो है अपने बूट्स जो हैं वो उतार सकते हैं, उसी वक्त पेंटागन ये 8 दिन की भी मोहलत जो है वो पीछे चली जाएगी और फौरन से एक सरप्राइज जो बड़ा अटैक है वो आपको ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर और फिर खारग आइलैंड जो है उसके ऊपर होता हुआ मुज़ाकरात पे तो ऑलरेडी ईरान को कोई एतमाद नहीं है, तो ये तो फिर ये समझिए कि अगर अब भी ऐसा होता है तो फिर मुज़ाकरात तो एक ख्वाब बन के रह जाएंगे। देखिए आपने ना यूक्रेन की वॉर का पैटर्न अपने सामने रखना है। ये जंग बिल्कुल यूक्रेन के पैटर्न को फॉलो कर रही है। फरवरी 2022 के अंदर जंग का आगाज हुआ था, बहुत सारे मौके ऐसे आए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो एक टेबल पे बैठ के अपने मसाइल को हल कर सकते थे, लेकिन दोनों अतराफ से जो शराइत थी वो इस तरह की थी कि किसी एक फरीक को घुटने टेकने थे। अमेरिका अगर आज घुटने टेकता है या ईरान की किसी एक शर्त के ऊपर इस जंग को खत्म करने की बात करता है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ही शर्त ले लेते हैं कि अमेरिका जो है इस खित्ते से अपने मिलिट्री बेसिस को खत्म करे। जब मिलिट्री बेसिस खत्म हो जाएंगी तो इस रीजन के अंदर अमेरिका की जो पावर है ये खत्म हो जाएगी। ये माइनस मिडिल ईस्ट के बाद माइनस एशिया हो जाएगा और उसके बाद पेट्रो डॉलर जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी और जो दुनिया के अंदर 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे का वजन लेके अमेरिका इस वक्त जी रहा है
$39 ट्रिलियन। और जिस दिन पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है उसके ऊपर ज़रबे पड़ना शुरू हो जाएंगी और अरब जो ममालिक हैं वो डॉलर की बजाय मकामी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड गैस की और तेल की करना शुरू कर देंगे, उसी दिन अमेरिका के लिए दुनिया की इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक पावर से फिर मिलिट्री पावर के अंदर जो उसमें शटल्ड हो जाएगी वो सारी की सारी। लिहाजा अमेरिका कभी भी इतने घाटे का सौदा करेगा नहीं। अमेरिका के लिए जंग को कंटिन्यू करना ज्यादा फिजिबल होगा। ये पैटर्न यूक्रेन के अंदर 4 साल से हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका आया था तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आया था। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, 1965 के अंदर वियतनाम के अंदर 3000 मैरीन जो हैं उनको उतारा गया और उनको ये कहा गया कि अच्छा हम डिफाइंड अहदाफ थे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हदफ पूरे हो जाने थे। 4 साल के बाद वियतनाम के अंदर 5 लाख अमेरिकन सोल्जर मौजूद थे, 5 लाख अमेरिकन सोल्जर 4 साल के बाद। और फिर भी आप देखते हैं कि कैसे वहां से अमेरिका को भागना पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो खार्ग आइलैंड पे आएंगे तो वो अगर कब्जा कर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल, हो सकता है और आसानी से भी हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद कब्जे को मेंटेन करना जो है, कब्जे को होल्ड करना जो है, ये अमेरिका के लिए नामुमकिन होना है, क्योंकि साथ ही अरारियन कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन से अटैक्स ड्रोन की शक्ल में, मिसाइल की शक्ल में होंगे खार्ग आइलैंड के ऊपर, तो वो अमेरिकन सोल्जर का किलिंग जो बैटलफील्ड बन जाएगी। लिहाजा फिर अमेरिका को ईरानियन कोस्ट लाइन की तरफ जाना होगा और जब ईरानियन कोस्ट लाइन पे अमेरिकन सोल्जर उतरेंगे तो आप एक मुल्क की टेरिटरी में दाखिल हो चुके हैं और कोस्ट लाइन के साथ ही उनकी जो पहाड़ियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और उन पहाड़ियों के ऊपर जो है वो अमेरिकन जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं वो मौजूद हैं। और जिस दिन पहाड़ों के अंदर अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी तो ये 3000 मैरीन जो हैं उनको 5000 अमेरिकन ट्रूप्स होने में देर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है, ये तो फिर आप डॉक्टर साहब, ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड आसान होगा? रिसेंट अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो वो तो ऑलरेडी अपने बहुत बैकलैश का सामना कर चुका और वहां से अपनी फोर्सेस को निकाल के, तो क्या पॉलिटिकली डिसीजन लेना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आसान होगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सिर्फ पेंटागन के एक इशारे का मुंतज़र है, क्योंकि उन्होंने जितना भी ईरान के साथ जंग को लेकर अपना वो पूरे का पूरा मैकेनिज्म पहले डिफाइन किया कि अगर हम ये ऑप्शन पे जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, ऑप्शन बी पे जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। तमाम ऑप्शन पे जब काम कर लिया, कोई भी ऑप्शन पेंटागन के लिए फिजिबल नहीं है कि हम ये जंग जीत सकते हैं। इस जंग के अंदर दिस इज द हाई टाइम, जिस वक्त अगर पाकिस्तान भी अपनी एक काविश कर रहा है, मेडिएटर का रोल या मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है, उस तनाजुर में अगर तो आज अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के लिए और बाकी दुनिया के लिए, दुनिया जो है आने वाले वक्तों के अंदर कुछ सुकून का सांस ले दुनिया, तो अमेरिका को कुछ कदम पीछे हटना होगा। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। ईरान के पास जो कुछ बचा है ना, 3-4 पत्ते बड़े तगड़े हैं ईरान के पास। एक तो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे अरब कंट्री जो हैं उस वक्त गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन तमाम गल्फ कंट्रीज का 95% जो पानी है वो डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। अरब कंट्री जो हैं हैव नॉट डायरेक्ट एक्सेस टू द फ्रेश वाटर, उनके पास फ्रेश वाटर नहीं है। अच्छा, जब डीसैलिनेशन प्लांट्स तबाह हो जाएंगे तो अरबों के पास पीने को पानी नहीं है, तो अरब फिर कहां पे जाएंगे? अरबों को फिर अपना खित्ता भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरा पत्ता ईरान के पास क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो इंटरनेट केबल्स बिछी हुई हैं, जो दुनिया का 90% आलमी डाटा जो है उन केबल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक नेवल माइन तबाह होती है तो नेवल माइन के तबाह होने की वजह से, बारूदी सुरंग के फटने से, वो मिलियंस एंड मिलियंस जो गीगाबाइट का जो डाटा है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का निजाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। तो फिर आप सोचें दुनिया किस तरफ जाएगी। ईरान इस जंग को उस तरह से नहीं लड़ रहा जिस तरह अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान लड़े। ईरान ने जो अमेरिकन मिलिट्री डॉक्ट्राइन है या उनकी जो मिलिट्री सिक्योरिटी प्लेबुक है उसका 20 साल तक मुतालिया किया है। ईरान ने उस मुताले के कॉन्टेक्स्ट में तमाम उन वीकनेसेस जो अमेरिकन मिलिट्री की हैं उनको इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लीबिया के अंदर जहां जहां इंटरवेंशन की है अमेरिका ने, उनको स्टडी किया है। और उस स्टडी के तनाजुर में ईरान
हर जो हमला या ऑप्शन अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से इस्तेमाल की जाएगी, ईरान के पास ऑलरेडी उसके तोड़ मौजूद है, उसको काउंटर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईद के दौरान दिए गए आर्जी वक्फे के बाद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तान को गुज़श्ता चंद बरसों से सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है और यही वजह है कि सिक्योरिटी इदारे इस खतरे को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते रहे। हालिया पेशरफ्त को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जहां रियासती इदारे इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन और शहरियों को किसी किस्म के दहशतगर्दी के खतरात से महफूज रखा जा सके। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी के हालिया बयान ने इस हवाले से एक अहम इशारा दिया है। उनके मुताबिक ईद के मौके पर दिया गया वक्फा अब ख़त्म हो चुका है और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जो अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रह सकती हैं। अब तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान से यह तासुर मिलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी में तसलसल बरकरार रखना चाहता है और इसे एक मुस्तकिल सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि रियासती सतह पर इस मामले को सिर्फ वक्ती रद्दअमल की बजाय एक मुनज़्ज़म हिकमत अमनी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तवील अरसे से ये रहा है कि बाज़ शिद्दत पसंद गिरोह सरहद पार मौजूद पनागाहों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि इस तंजीम के अनासर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी करते हैं। इसी पस मंज़र में जब भी सरहदी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दाम की खबरें सामने आती हैं तो उन्हें पाकिस्तान की दाखिली सलामती से जुड़े एक बड़े मसले के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान बज़ाहिर ये पैगाम देना चाहता है कि उसके इक़दाम का मकसद किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दी के ख़तरे का ख़ात्मा है। इस सूरत हाल का एक सफारती पहलू भी नुमाया है। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और बाज़ बैनुल-अक़वामी बयानात के तनाज़ुर में पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में निस्बतन मोहतात और मुतवाज़िन लहजा इख्तियार किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि ईद के बाद जंग बंदी के ख़ात्मे की खबर इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मसले को संजीदगी से देख रहा है और इसके सद्देबाब के लिए इक़दाम जारी रखे हुए, लेकिन ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल हमेशा हसास रही है। इसलिए आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ये पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम और पाकिस्तान की दाखिली सलामती पर किस तरह असरअंदाज होती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत की जानिब से मुमकिना तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला बज़ाहिर अवाम को फौरी रिलीफ देने की एक कोशिश के तौर पर सामने आया, लेकिन इसके बदले तरक्याती बजट में कटौती ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। महंगाई और आलमी हालात के दबाव के दरमियान हुकूमत ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसमें फौरी सियासी और अवामी दबाव को कम करने की कोशिश तो नज़र आती है, लेकिन इसके तवील मुद्दती माशी असरात पर सवालात भी उठ रहे हैं। जैसा कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने इस बात की तस्दीक की है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तकरीबन 10% कटौती की गई है, जिसके बाद तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 900 अरब रुपए रह गया है। हकीकत यह है कि तरक्याती बजट किसी भी मुल्क की माशी रफ्तार और मुस्तकबिल की तरक्की का बुनियादी सुतून समझा जाता है। सड़कों, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बड़े मनसूबे इसी बजट के जरिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में जब तरक्याती बजट में कमी की जाती है तो इसके असरात बराह रास्त माशी सरगर्मियों, रोज़गार के मौके और तवील मुद्दती तरक्याती अहदाफ पर पड़ सकते हैं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मौजूदा आलमी हालात, बढ़ती हुई तवानाई की कीमतें और माली दबाव ऐसे फ़ैसलों को नागुज़ीर बना देते हैं, जबकि माशी माहिरीन के नज़दीक तरक्याती अखराजात में कमी हमेशा एक हसास फैसला होता है क्योंकि इससे तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ने का खदशा पैदा हो जाता है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि रवा माली साल में तरक्याती बजट का इस्तेमाल पहले ही सुस्त रवी का शिकार है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 8 माह के दौरान वफाकी तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 361 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जो मजमूई तरक्याती बजट का महज 36% बनता है। अब ऐसी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि जब पहले ही तरक्याती मनसूबों पर अखराजात की रफ्तार कम है तो बजट में मजीद कटौती का अमल और अमली असर क्या होगा। एक राय ये भी है कि अगर मनसूबों पर खर्च की रफ्तार कम है तो कटौती से फौरी तौर पर कोई बड़ा झटका महसूस नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब यह खदशा भी मौजूद है कि मुस्तकबिल में अहम मनसूबों की रफ्तार मजीद मुतासर हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर आवाम को वक्ती रिलीफ ज़रूर फराम किया है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ईंधन की कीमतें बराह रास्त ट्रांसपोर्ट, अशियाए ख़ुर-ओ-नोश और मजमूई महंगाई पर असरअंदाज होती हैं, वहाँ पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखना बिलाशुबा आवाम के लिए एक अहम फैसला समझा जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत तवील अरसे तक इस रिलीफ का बोझ बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती रहीं या मालियाती दबाव मजीद बढ़ गया तो हुकूमत के लिए इस पॉलिसी को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखें। अल्लाह हाफ़िज़।